हाय एवरीवन, वेलकम टू सिद्धार्थ ईडीयू। आज से हम लोग जो है साइंस का प्रीवियस ईयर करेंगे रेलवे का, चाहे वो आरपीएफ हो, कांस्टेबल, एसआई, एनटीपीसी, ग्रुप डी, कोई भी एग्जाम हो। सभी एग्जाम में आपको जरूर हेल्प करेगा। और सभी में देखिए कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन आ रहे हैं। आप लोग अच्छे से साइंस को कीजिएगा और आज से साइंस का डर आपका जरूर खत्म हो जाएगा। और हम लोग इसे पूरा डिटेल में देखेंगे। और ये मेरे लिए चैलेंजिंग है बिकॉज ये पूरी तरह से हिंदी में है। आप लोग प्लीज जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, जिप्सम को गर्म करके एक रासायनिक यौगिक एक्स तैयार किया जाता है। बोल रहा है जो जिप्सम जो होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4.2H2O। तो इसको जब हीट करते हैं, गर्म करते हैं तो एक्स बनता है। यह एक सफेद चूर्ण है और इसका उपयोग अग्निरोधक के रूप में होता है। यौगिक एक्स क्या होता है? तो जिप्सम जो होता है जब इसको हीट करते हैं तो ये बनता है CaSO4.12H2O प्लस 3/2H2O होगा। तो ये क्या बनता है, ये होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका यूज हम लोग क्या करते हैं, हड्डी टूटने में यूज करते हैं, हड्डियों के टूटने में। इसके डॉक्टर के द्वारा इसका यूज क्या होता है, टीथ फिलिंग में यूज करते हैं, दांतों के फिलिंग करने में यूज करते हैं, और इसको अग्निरोधक पदार्थ में यूज करते हैं। ये तीनों इसका यूज जो है आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा, हो सकता है आया हुआ क्वेश्चन है, जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है, दिया होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होता है, वह होता है CaSO4.12H2O होता है। फिर बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, वह होता है Na2CO3 होता है। और यदि आपका धावन सोडा या वॉशिंग सोडा बोलते हैं तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, तो होता है Na2CO3.10H2O। Na2CO3.10H2O ये आपका जो है वॉशिंग सोडा का होता है। और क्या पूछ रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ये होता है NaOH। यह एक तरह का बेस होता है, मीन्स क्षारीय होता है। तो देख लिया। तो आप लोग ये फॉर्मूला जरूर सभी का ध्यान रखिएगा, सीधे जिप्सम का फॉर्मूला हो या प्लास्टर ऑफ पेरिस का हो या धावन सोडा या वॉशिंग सोडा हो या बेकिंग सोडा का फॉर्मूला हो। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रकार के प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किए जा सकते हैं? तो कौन सा ऐसा इमेज होता है, कौन सा ऐसा प्रतिबिंब होता है जिसको हम लोग पर्दे पे प्राप्त कर सकते हैं? तो वह कौन सा इमेज होता है, तो वह आपका होता है वास्तविक इमेज। वास्तविक इमेज चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो, वो दोनों हो सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 एंड 2 दोनों। देखिए हम लोग जो है वास्तविक, दो तरह का इमेज होता है, एक वास्तविक जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रियल इमेज, और दूसरा होता है वर्चुअल, आभासी जिसे बोलते हैं, आभासी, वर्चुअल इमेज। तो ये जो इमेज होता है हम लोग स्क्रीन पे जो है पर्दे पे किसे बना सकते हैं, तो वह रियल इमेज को बनाते हैं। अब देखते हैं बड़ा या छोटा इमेज हो सकता है। एक मिरर होता है कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर। दूसरा होता है कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, कॉनकेव को बोलते हैं अवतल, अवतल दर्पण। दूसरा बोलते हैं उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। अब देखते हैं हम लोग जो कि इसका इमेज कहाँ कहाँ बनता है। ये उत्तल दर्पण रहा, ये क्या रहा, फोकस रहा, ये केंद्रक रहा, सेंटर रहा। तो इमेज मान के सोचिए, यदि ऑब्जेक्ट यदि यहाँ पे सेंटर पे रहता है तो इमेज भी कहाँ बनेगा, तो सेंटर पे ही बनता है, ये ध्यान रखिएगा। तो रियल इमेज, वास्तविक इमेज जो होता है, जिधर ऑब्जेक्ट रहता है, पहचानने का सबसे आसान तरीका है, जिधर ऑब्जेक्ट रहता है उधर ही इमेज बनता है। देखिए इधर ऑब्जेक्ट है, इधर ही इमेज बन रहा है। दूसरा देखते हैं अवतल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर। तो यदि यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ये जो है इसका इमेज किधर बनेगा, इसके अपोजिट साइड में। तो यह कौन सा इमेज होता है, यह आभासी इमेज होता है, आभासी प्रतिबिंब होता है। तो रियल इमेज, वर्चुअल इमेज मीन्स वास्तविक और आभासी कैसे पहचानते हैं? वास्तविक पहचानने का सबसे आसान तरीका है, यदि ऑब्जेक्ट जिधर रहेगा, वस्तु जिधर है,
उसका प्रतिबिंब भी उधर ही बनेगा, और आभासी क्या होता है, ऑब्जेक्ट जिधर है उसके अपोजिट साइड में उसका प्रतिबिंब बनेगा। तो आपका जो कॉनकेव मिरर होता है, मीन्स अवतल दर्पण, यह जो है रियल और वर्चुअल इमेज दोनों बनाता है। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये आपका वास्तविक एवं आभासी आभासी प्रतिबिंब बनाता है, और ये आपका केवल और केवल आभासी प्रतिबिंब बनाता है, केवल आभासी प्रतिबिंब बनाता है। और यहाँ पे देख लेते हैं इमेज बनता कहाँ है। यदि पहला एक देखते हैं, यदि इन्फिनिटी पे रहता है उसका इमेज कहाँ बनेगा, वह बनेगा फोकस पे। फोकस हिंदी में भी देख लीजिए, देखिए उतना शुद्ध हिंदी बहुत मुश्किल हो रहा है। फिर दूसरा, यदि हम लोग बनाते हैं, यदि सेंटर पे रखते हैं, केंद्रक पे, तो इमेज भी कहाँ बनता है, ये देखिए ऑब्जेक्ट डाल देते हैं और इसे इमेज डाल देते हैं। फिजिक्स में ये आपसे क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर में, तो इसका इमेज कहाँ बनेगा, सेंटर पे ही बनेगा। और यदि तीसरा रखते हैं, यदि हम लोग फोकस पे रखते हैं, तो ये इमेज कहाँ बनेगा, तो अनंत पे बनेगा। और यदि यहाँ पे इमेज रखते हैं, तो ये इमेज जो है इसका अपोजिट साइड बनता हुआ आभासी प्रतिबिंब बनता है। हम लोगों ने पूरा डिटेल में देखा आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, बड़ा और छोटा जो भी है। फिर अपना क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग श्वेत श्याम फोटोग्राफी में किया जाता है। मीन्स ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। देखिए अभी के टाइम में तो कलर्ड फोटोग्राफी निकालते हैं, पहले के टाइम में देखते होंगे जो फोटो बनवा लेते हैं उसके बाद एक नेगेटिव बोला जाता था, जो कि ब्लैक एंड व्हाइट जो मिलता था, उसके लिए उस तरह का बनाने के लिए क्या यूज होता था, ये पूछा जा रहा है। उसे बनाने के लिए हम लोग क्या यूज करते थे फोटोग्राफी में, तो उसके लिए हम लोग यूज करते थे AGBR यूज करते थे। क्या यूज करते थे, तो आपका AGBR यूज करते थे, और AgCl यूज करते थे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड। Ag सिल्वर होता है। एक और क्वेश्चन देख रहे हैं, अभी जो इलेक्शन चल रहा है, इलेक्शन में जो हम लोगों के नाखून में स्याही लगाते हैं, स्याही नाखून में जो लगाते हैं, तो वो लगाया जो जाता है, तो उसमें क्या यूज होता है, तो उसमें यूज होता है AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट यूज करते हैं। AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट यूज करते हैं। ये कहाँ पे ये होता है, तो ये आपका हो जाएगा इलेक्शन के टाइम में। इस बात को ध्यान रखिएगा, हो सकता है अभी इलेक्शन हुआ है, आपका आने वाले टाइम में एग्जाम है, पूछ दिया जाएगा। फिर अपना क्वेश्चन नंबर 4 है, एक धारावाही परिनालिका के लिए इनमें से कौन से कथन सही है। साला कैसा शुद्ध हिंदी दिया हुआ है। पहला, इसका उपयोग मृदु लोहे के टुकड़े को चुंबकित करने के लिए किया जाता है। दूसरा है, यह क्षर चुंबक की भांति कार्य करता है। और तीसरा है, क्षेत्र रेखाएं संकेंद्रित वृत्त होती है। कमेंट करके बताइए क्या होता है। तो ये देखिए, धारावाही परिनालिका मीन्स ये पूछ रहा है, सोलेनॉइड बोलते हैं इसको। परिनालिका क्या बोलते हैं, सोलिनॉइड। सोलेनॉइड जो होता है, ये क्या करता है, इसकी ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। इसका उपयोग मृद लोहे के टुकड़े को चुंबकित करने के लिए किया जाता है। इसमें क्या करते हैं, यदि लोहा डालते हैं तो वह चुंबकीकृत हो जाता है, मीन्स मैग्नेटाइज हो जाता है। ये ऑप्शन सही है। फिर अपना दूसरा क्या है, यह क्षर चुंबक की भांति कार्य करता है। ये जो होता है मैग्नेट के जैसा काम करता है। वो जो इसके अंदर जो क्षर जो डालेंगे, तो वो मैग्नेटाइज होने के बाद तो वह चुंबक, जैसे ये क्षर डाले तो वह मैग्नेटाइज मतलब चुंबकीय कार्य करता है। तो ये दोनों सही है और ये आपका गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर अपना क्वेश्चन नंबर 5 है, एड्स का पूर्णस्य क्या होता है। तो एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है, एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। इसमें देखिए कहाँ पे दिया हुआ है, तो देखिए ऑप्शन डी, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। अब हम लोग देखते हैं
एड्स जो होता है आपका, यह किससे होता है? तो HIV वायरस से होता है, HIV वायरस से होता है। और एड्स के लिए कौन सा हम लोग जांच करवाते हैं? तो एड्स के लिए हम लोग एलाइजा टेस्ट करवाते हैं, एलाइजा टेस्ट करवाते हैं जांच के लिए। यदि हमें एड्स का पता करना है तो इसके लिए कौन सा जांच करवाते हैं? एलाइजा होता है आपका। जैसे टाइफाइड होता है तो उसके लिए कौन सा यूज करते हैं? टाइफाइड के लिए, इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? तो टाइफाइड के लिए हम लोग कौन सा यूज करते हैं? कमेंट करके बताइए आप लोग। फिर एलाइजा का फुल फॉर्म क्या होता है? इंजाइम सॉर्बेंट, इंजाइम लिंक सॉर्बेंट एसे टेस्ट बोलते हैं, एसे टेस्ट होता है। तो एड्स के लिए कौन सा जांच करते हैं? तो एलाइजा टेस्ट करवाते हैं। और टाइफाइड के लिए कौन सा टेस्ट करवाते हैं? तो वो आपका करवाते हैं विडाल टेस्ट, विडाल जांच करवाते हैं। एड्स से रिलेटेड हम लोगों ने सारा देख लिया। यह एक वायरस से होने वाला बीमारी है, विषाणु से होने वाला एक बीमारी है। और एड्स के लिए कौन सा जांच करवाते हैं? इलाइजा टेस्ट करवाते हैं। इलाइजा का फुल फॉर्म क्या होता है? इंजाइम लिंक सॉल्वेंट एसे टेस्ट होता है। और इसके लिए, और टाइफाइड के लिए कौन सा टेस्ट यूज करते हैं? तो विडाल जांच यूज करते हैं। फिर अपना क्वेश्चन नंबर 6 है, न्यूलैंड के अष्टक नियम में पहला तत्व डैश और अंतिम तत्व क्या था? तो न्यूलैंड जो है, साइंटिस्ट का नाम था न्यूलैंड, ऑक्टेव रूल दिया था, अष्टक सिद्धांत दिया था। इसका सिद्धांत ये कहता है, ये केमिस्ट्री का सिद्धांत है, ये जान लीजिएगा, हो सकता है। तो इसका ये कहना था जो कि ये आपका पीरियोडिक टेबल रहा। तो पीरियोडिक टेबल में जो होता है, 1 से लेके इन्होंने 56 तक, 56, 1 2 इस तरीके से इन्होंने 56 तक जो है एटम का खोज किया था। और इसका ये पांचवा 56 नंबर का जो था, यह कौन सा एटम था? तो वह था थोरियम था। और पहला क्या था? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहला तत्व पूछ रहा और अंतिम तत्व, तो हाइड्रोजन और थोरियम। हाइड्रोजन कहाँ है? हाइड्रोजन, लेथेनम, हाइड्रोजन और थोरियम। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। इनका ये कहना था न्यूलैंड ऑक्टेव रूल का, जो पहला, जैसे दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, पहला और आठवें का गुण जो है, इस दोनों का गुण सेम रहेगा, प्रॉपर्टी इसका गुण समान रहेगा। न्यूलैंड का ये मानना था। और ये जो है न्यूलैंड का ये प्रॉपर्टी दिया गया था। सबसे पहला एटम जो था, अणु कौन सा था? वह हाइड्रोजन था। सबसे अंतिम जो खोज किया गया था वह था थोरियम। और उसका एटॉमिक नंबर जो था, परमाणु संख्या जो था, 56 था। फिर अपना क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव समूह पर्यावरण को स्वच्छ रखने में सहायक होता है? हमारे पर्यावरण को स्वच्छ कौन बना के रखता है? तो आपका जीवाणु और कवक, मीन्स जीवाणु बैक्टीरिया, बैक्टीरिया और आपका फंजय, ये दोनों रखता है। देखिए, जी बैक्टीरिया क्या करता है? हमारे इन्वायरमेंट में जो भी, जैसे ये रहा, यहाँ पे बहुत सारा सड़ा गला चीज है, इसको क्या करता है? डिकम्पोज करता है। इसको सड़ने गलने में मदद कौन करता है? ये बैक्टीरिया, फंजाई वगैरह हमें मदद करता है। इस वजह से ये जो है हमारे पर्यावरण के लिए बहुत जरूरी रहता है। तो अब हम देखते हैं जीवाणु का, जब हम लोग पढ़ ही रहे हैं यहाँ पे, तो और सारा इंफॉर्मेशन जानते हैं। जीवाणु का कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति, देखो भाई, मैं हिंदी इतना नहीं जानता हूँ, इसके लिए मेहनत करके, ये कोशिका भित्ति बोलते हैं सेल वाल को, मेहनत करके बना रहा हूँ। प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। जो कि जीवाणु जो होता है, इसका सेल वाल किस चीज का बना हुआ होता है? वह होता है पेप्टिडोग्लाइकेन का है। हिंदी में ही लिखते हैं पेप्टिडोग्लाइकेन का। फिर ये कवक का किस चीज का बना हुआ होता है? कवक का कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति, तो यह किस चीज का बना रहता है? यह जो है आपका काइटिन का बना रहता है, काइटिन का बना रहता है। अब हम लोग देखते हैं ये शैवाल, इसे क्या बोलते हैं? अलगी बोलते हैं।
जो कि ये क्या करता है, अपने से खुद खाना बनाता है। लाइकेन क्या होता है, जो कि अलगी और फंजाई मीन्स शैवाल प्लस कवक, ये दोनों मिलके लाइकेन बनाता है। इसमें क्या करता है, जो कि शैवाल खाना बनाता है और ये जो है इसको मीन्स न्यूट्रिएंट जो होता है, पोषक तत्व, वो एब्जॉर्ब करके ये देता है। ये खाना ला के देता है, खाना लाकर देता है और ये खाना बनाता है। ये मीन्स ये समझिए, ये घर का पिताजी के रूप में हो गया और ये माताजी के रूप में। तो हम लोगों ने देख लिया कितना सारा क्वेश्चन, और यहाँ पे देख लिए इसका जीवाणु का जो है कोशिका भित्ति किस चीज से बना होता है, कवक का किस चीज से बना होता है, वो सारा चीज हम लोगों ने देखा। फिर अपना क्वेश्चन नंबर 8 है, गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के चारों में इनमें से कौन से कथन सत्य है। तो ये पूछ रहा है, देखिए यह दर्पण पर अभिलंब होता है, तो ये बताइए ये सही है या गलत है। आपतन बिंदु हमेशा मुख्य अक्ष पर स्थिर होता है, ये भी बताइए आप लोग कमेंट करके सही है या गलत है। और ये मैं यहाँ पे टिक नहीं कर रहा हूँ सही गलत। और तीसरा है मुख्य फोकस हमेशा अक्ष पर होता है, अक्ष पर स्थित होता है। तो देखिए ये गोलीय दर्पण जो है ये कौन सा लेंस है, तो मिरर है, तो ये कॉनकेव मिरर है, अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है। ये क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस मीन्स प्रधान अक्ष है, प्रधान अक्ष। तो ये क्या होता है, फोकस होता है, केंद्रक, सॉरी ये सेंटर केंद्रक होता है। तो इसके लिए जो है इसे क्या बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं। सॉरी ये केंद्रक रहा, सेंटर को बोलते हैं। तो अपना क्या पूछ रहा है, मुख्य फोकस हमेशा मुख्य अक्ष पर स्थित होता है। ये फोकस बोल रहा है ये अक्ष पर ही है, तो ये तो सही है आपका। आपतन बिंदु हमेशा मुख्य अक्ष पर स्थित होता है, नहीं होता है। और यह दर्पण पर अभिलंब होता है, ये सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 और 3 हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं जो कि फोकस से रिलेटेड कुछ फॉर्मूला होता है। ये F बराबर R/2 आप लोग पढ़ा ही होगा। और दर्पण का फॉर्मूला होता है, दर्पण का सूत्र होता है, यह होता है 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U। ये दोनों फॉर्मूला याद रखिएगा, F बराबर R/2, दूसरा 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। ये क्या होता है, जो कि ये ऑब्जेक्ट की दूरी होती है, वस्तु कहाँ पे है, कितना दूर पे रखा गया है। जैसे यहाँ से ये ऑब्जेक्ट रखा गया है, तो ये आपका U हो गया। यदि इमेज मान के सोचिए यहाँ पे बन रहा है, तो ये आपका V हो जाएगा। तो ये दर्पण का सूत्र रहा। यदि वही आपका लेंस का पूछ दिया जाएगा सूत्र, लेंस का सूत्र पूछ दिया जाएगा, तो ये क्या होता है, सेम रहता है बट माइनस हो जाता है, 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U हो जाता है, ये ध्यान रखिएगा। फिर अपना क्वेश्चन नंबर 9 है, करियों की यकृत कोशिकाओं में SCR द्वारा कौन सा महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है। इसका ये कहना है जो कि SCR क्या होता है, SER स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, रेटिकुलम। तो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या काम होता है, ये पूछा जा रहा है हमारे लीवर में। तो देखिए इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है दो तरह का होता है, एक होता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंग्लिश में ही लिख दे रहा हूं, एक होता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, एक होता है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक, यहाँ पे लिखा हुआ ही तो है। तो इन दो तरह का होता है, एक होता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा होता है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यह क्या करता है, प्रोटीन बनाता है और यह लिपिड जो होता है, लिपिड का बनना होता है यहाँ पे। तो अपने से क्या पूछ रहा है, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारे लीवर का पूछ रहा है, यकृत है। ये नहीं पूछ रहा है जो कि केवल सिंपल स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन, तो लिपिड का संश्लेषण ये तो नहीं होगा। जब नॉर्मल पूछता तो लीवर में ये क्या करता है, ये जो है लीवर में औषधीय और विषों का निराविष्करण करता है, मीन्स डिटॉक्सिफाई करता है।
ये क्या करता है, हम लोग जो दवा लेते हैं या कोई पॉइजन वगैरह ले लिया, उसका डिटॉक्सिफिकेशन करता है, निरावीसीकरण करवाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए लिपिड नॉर्मल केस में पूछा जाता है, प्रोटीन ये कौन करता है, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। फिर अपना क्वेश्चन नंबर 10 है, विद्युत मोटर का कौन सा भाग उसमें प्रवाहित धारा के प्रवाह की दिशा में उल्टा देता है, वह कौन देता है, वह जो है आपका विभक्त विलय देता है। ये कौन देता है, विभक्त विलय देता है। फिर अपना क्वेश्चन नंबर 11 है, बल्ब के फिलामेंट में डैश प्राप्त करने के लिए अत्यंत पतला और लंबा बनाया जाता है। ये जो हम लोग जो बल्ब देखते हैं, इसमें जो ये जो वायर दिया रहता है, ये जो रहता है ये पतला रहता है और लंबा रहता है। इसके पीछे का क्या रीजन रहता है, इसके पीछे का कारण रहता है उच्च प्रतिरोध रहता है। देखिए ये जो फिलामेंट बना रहता है, ये जो फिलामेंट आपका बना रहता है, ये फिलामेंट किस चीज का बना हुआ रहता है, यह आपका टंगस्टन का बना रहता है। टंगस्टन का बना रहता है। ये आपका यदि पूछ दिया जाए, यह किस चीज का बना रहता है, टंगस्टन का बना रहता है, और इसका गलनांक बहुत ही ज्यादा होता है, गलनांक बहुत ज्यादा रहता है। अब देखिए इसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट देख लेते हैं। जैसे हीट का पूछ दिया जाए, उष्मा यदि इसमें कितना फ्लो होता है, यह निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, वह होता है I²RT। आई क्या है, यह आपका विद्युत धारा हो गया, विद्युत धारा का स्क्वायर गुना आर क्या होगा, प्रतिरोध हो गया, गुना समय। ये होता है आपका, यदि बल्ब का पूछ दिया जाएगा, विद्युत धारा का मान दिया हुआ रहेगा, प्रतिरोध दिया हुआ रहेगा, समय दिया हुआ रहेगा, और समय हम लोग सेकंड में लेंगे, यह जो है सेकंड में लेंगे। तो उससे यदि हीट उष्मा प्राप्त कर कितना प्राप्त होगा, तो ये निकालने के लिए बोला जाए तो वह हो जाएगा I²RT फॉर्मूला होता है। तो बल्ब में जो ये पतला और लंबा यूज करते हैं, क्यों, क्योंकि उच्च प्रतिरोध के लिए यूज करते हैं। और इसमें क्या यूज होता है फिलामेंट में, तो टंगस्टन यूज करते हैं। अपना क्वेश्चन नंबर 12 है, एक धुएं से भरे कमरे में प्रवेश करने पर प्रकाश की एक बारीक किरण इनमें से किसके कारण दिखाई देता है। ये जो हम लोग जो धुएं वाले रूम में जाते हैं, वो जो दिखाई देता है, तो वो किस चीज के कारण दिखाई देता है, तो वो देता है प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से। दो की देखते होंगे रूम में, आप यदि देखते होंगे थोड़ा सा यदि कहीं लाइट हो, वो यदि आ रहा होगा तो इसमें ऐसा चमक रहा होगा, बहुत चीज दिख रहा होगा धूल जैसा, तो वो किसके वजह से, तो प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से। और इससे दो और काम होते हैं, पहला आकाश का नीला दिखाई देना, आकाश का नीला दिखाई देना, तो वह किसके वजह से होता है, तो यह होता है प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से होता है। फिर अपना क्वेश्चन नंबर 14 है 14, कौन सा श्वसन तंत्र का भाग वायु के प्रवाह को बिखेरने से रोकता है। देखिए श्वसन तंत्र जो होता है, इसमें क्या रहता है, ये कार्टिलेज यूज करते हैं, मेरुरज्जा बोलते हैं, आई थिंक, पता नहीं, जो भी हो, कार्टिलेज। तो इस तरह से ये जो रिंग जो दिया रहता है, अपने गले में छू के देखिएगा, ये कार्टिलेज बना रहता है। आखिर में इसे ये क्यों यूज करते हैं, तो ये क्या करता है, यदि ये नहीं रहेगा तो ये क्या हो जाएगा, पिचक जाएगा। मान के सोचिए कोई भी पाइप है, बहुत ही स्मूथ है, मतलब बहुत ही, हाँ, मुलायम है, यदि इसके अंदर में कुछ नहीं डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सट जाएगा, इसमें चिपक जाएगा। तो ये क्या होता है, श्वसन तंत्र का भाग वायु के प्रवाह को बिखेरने से रोकता है। वह कौन करता है, वह करता है आपका उपास्थियों के छिल्ली, मीन्स रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। ये जो है रिंग ऑफ कार्टिलेज होता है, मीन्स उपास्थि के छल्ले। साला कितना हिंदी में ऐसा ऐसा टर्म यूज होता है, सॉरी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। फिर अपना क्वेश्चन नंबर 15 है, एक पत्ती के अनुप्रस्थ काट के निम्नलिखित चित्र का अध्ययन करें। और इसमें देखिए, इसमें डायग्राम जो है, डायग्राम नहीं ले पाए थे, इस वजह से हम लोग जो है, सॉरी, उसके लिए क्वेश्चन छूट जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 16 है, श्वसन की इनमें से किस अभिक्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। देखिए अब हम देखते हैं, दो तरह का रिस्पिरेशन होता है। श्वसन जो होता है, रुकिए 1 मिनट, श्वसन जो होता है दो तरह का होता है। पहला होता है एरोबिक, इंग्लिश में बोलते हैं एरोबिक, दूसरा होता है एनएरोबिक।
एनएरोबिक। तो एरोबिक के लिए क्या यूज करते हैं बताइए, आप लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? वायवीय बोलते हैं, वायवीय। और एनएरोबिक के लिए क्या बोलते हैं? अवायवीय, अवायवीय यूज होता है। तो ये दो तरह का श्वसन होता है, एक एरोबिक दूसरा एनएरोबिक। तो एरोबिक, अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, ग्लूकोज जो होता है, ग्लूकोज ये किस किस में बदलता है? तो दो पाइरुवेट में बदलता है, पाइरुवेट में बदलता है। ये होता कहाँ पे है? तो ये साइटोप्लाज्म में होता है, साइटोप्लाज्म। ये जो देखिए सेल जो होता है, इसके ये न्यूक्लियस रहा, इसको ये क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म बोलते हैं, सॉरी हिंदी नहीं पता है। तो साइटोप्लाज्म में होता है। तो यह तो ग्लूकोज जो है पाइरुवेट में बदलता है। तो साइटोप्लाज्म में जो होता है यह कॉमन होता है, किसके लिए? एरोबिक और एनएरोबिक दोनों के लिए होता है, दोनों के लिए। इसमें जो है ऑक्सीजन का नीड नहीं होता है, O2 का जरूरत नहीं होता है। ग्लूकोज से दो मोलिकुलर पाइरुवेट में बदलेंगे, यह कहाँ पे होता है? तो यह साइटोप्लाज्म में होता है, इसमें ऑक्सीजन का जरूरत नहीं होता है। तो इस वजह से ये जो प्रोसेस है वह कॉमन होता है, किसमें? एरोबिक और एनारोबिक में। तो इसके बाद जब जो ये क्या होता है, दो भाग में बढ़ जाता है। यदि पाइरुवेट जो है इसका जो तोड़ते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तोड़ते हैं, तो क्या बनाता है? CO2, H2O और एनर्जी बनाता, ऊर्जा देता है। और यदि ऑक्सीजन नहीं हो, O2 नहीं हो, तब इसमें क्या बनाता है? आपका इथेनॉल बना देता है, दारू बना देगा, C2H5OH प्लस CO2 बनाता है। तो यही आपसे पूछा गया है। इसे क्या बोलते हैं? ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं, ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो ये पूछा जाएगा, ग्लाइकोलाइसिस जो प्रोसेस होता है इसमें जो है ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है, और एरोबिक एनारोबिक दोनों में कॉमन होता है। तो अपने से क्या पूछ रहा है? ऑक्सीजन की आवश्यकता है। ऑक्सीजन की आवश्यकता यहाँ भी नहीं है, केवल इसमें है। इसमें क्या बोल रहा है? पाइरुवेट के CO2 H2O ऊर्जा के रूपांतर। तो सही है, पाइरुवेट जो है किसमें बदला? CO2 H2O ऊर्जा। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। फिर दूसरा देखते हैं, ग्लूकोज के पाइरुवेट में रूपांतर, ग्लूकोज का पाइरुवेट में बदलना। तो ये तो कहाँ पे हो रहा है? ये साइटोप्लाज्म में होता है, और यह जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। यह कहाँ हो रहा है? तो साइटोप्लाज्म में हो रहा है। तो ये तो नहीं होगा, ऑक्सीजन की जरूरत है नहीं। पाइरुवेट के एथनॉल के रूपांतर, पाइरुवेट एथनॉल इसी को बोलते हैं, एथनॉल। ये सोफिस्टिकेटेड हो गया, दारू बोलिए देसी भाषा में, और सोफिस्टिकेटेड बोलना है प्यार से, अंग्रेजी वाला वर्ड, तो एथनॉल हो गया। तो ये भी ऑक्सीजन का जरूरत नहीं है, ये भी गलत है। पाइरुवेट के CO2 में रूपांतर, ये भी गलत है। तो ये ध्यान रखना है। और इसमें कितना ATP मिलता है? तो 38 ATP जो है हमें मिलता है, और इसमें 2 ATP हमें मिलता है। तो हम लोगों ने पूरा डिटेल में इसे देख लिया, ग्लाइकोलाइसिस का स्टेप्स क्या होते हैं, क्या सब बनते हैं। फिर अपना क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध ओम के नियम, ओम्स लॉ के सही गणितीय रूप का निरूपण करता है? देखिए ओम्स लॉ ये बोला गया था, साइंटिस्ट का नाम था ओम। इन्होंने एक सिद्धांत दिया था, V जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R होता है। V क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, पोटेंशियल विभवांतर बोलते हैं, सॉरी विभवांतर, विभवांतर। और R क्या होता है? तो वो होता है प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध। ये कहना था, विभवांतर जो है R के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, समानुपात होता है। जब इसको हटाते हैं तो V बराबर क्या हो जाता है? IR होता है। ये पूछा गया, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? आंसर ए हो जाएगा। देखिए अब इसका यहाँ पे थोड़ा यूनिट देख लेते हैं। आर का यूनिट क्या होता है प्रतिरोध का? यह होता है ओम होता है। करंट का क्या होता है? एम्पियर होता है, एम्पियर होता है। और आपका वोट इसका क्या होता है? वाट होता है। ये इकाई हम लोग देख रहे हैं। फिर अपना क्वेश्चन नंबर 18 है, यह प्रक्रिया जिसके द्वारा जल रिसकर भूमि में प्रवेश करता है, उस पर क्या कहलाती है? उस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग इनफिल्ट्रेशन बोलते हैं, जिसको बोलते हैं अंतःस्पंदन बोलते हैं, इनफिल्ट्रेशन। कहने का मतलब है, जैसे ये जमीन रहा,
इस ये मिट्टी रहा, यहाँ पे जो पानी डालते हैं और ये पानी जो अंदर इसके जाता है इसके क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं इन्फिल्ट्रेशन, इंग्लिश में हिंदी में बोलते हैं अंतः स्पंदन बोलते हैं। फिर अपना क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, पूछ रहा है। देखिए जब भी क्वेश्चन कीजिएगा तो क्वेश्चन में ऊपर में ये देखना है सही है या गलत है, सही नहीं है क्या लिखा हुआ है। तो क्या पूछ रहा है, टिन लेह मिश्र धातु का उपयोग फ्यूज तार बनाने के लिए किया जाता है। टिन लेह मिश्र धातु का उपयोग फ्यूज वायर में यूज करता है, ये बात तो सही है। फ्यूज वायर जो होता है, फ्यूज हिंदी में ही लिख देते हैं, फ्यूज वायर ये किस चीज का बना होता है, तो टिन का बना होता है। SN इसको बोलते हैं टिन, और PB जिसको बोलते हैं लेड, लेड बोलते हैं। ये 67% रहता है और ये 33% रहता है। इसलिए हम लोग जो देखते होंगे फ्यूज, मतलब बोर्ड में जो फ्यूज जो लगाते हैं उसमें जो लगा हुआ तार होता है वह रहता है, तो वह किस चीज का बना होता है, SN और PB का बना होता है, टिन और लेड का बना रहता है। तो ये सही है आपका। फिर दूसरा क्या, फ्यूज को विद्युतम तार से जोड़ा जाता है, ये गलत है। फ्यूज बनाने हेतु चयनित पदार्थ का गलनांक उच्च होता है, ये सही है। तो ये जो फ्यूज होता है, फ्यूज वायर, इसका गलनांक बहुत ही ज्यादा होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, 1 और 3 हो जाएगा। फिर अपना क्वेश्चन नंबर 20 है, क्लोर अल्कली प्रक्रिया में 3 उत्पाद डैश और डैश और डैश उत्पन्न होते हैं, क्लोरीनेशन करते हैं तो उसमें क्या बनता है। तो हमसे पूछ रहा है क्लोरीनेशन, तो ये होता है NaCl प्लस H2O। तो ये क्या बनाएगा, NaOH प्लस Cl2 प्लस H2O। ये देख रहे हैं, इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं क्लोरीनेशन बोलते हैं, क्लोरीनेशन। तो क्लोरीनेशन जो होता है इसमें कौन कौन से उत्पाद बनते हैं ये पूछ रहा है। तो 2NaCl इसको बैलेंस कर लेते हैं, 2H2O, और ये हो जाएगा 2NaOH। तो NaCl का मतलब सोडियम क्लोराइड, नमक जो होता है, नमक का फॉर्मूला क्या होता है, NaCl होता है। इसको जब पानी में डालेंगे तो क्या बनाएगा, NaOH बनाएगा, क्लोरीन बनाएगा और पानी बनाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए आप लोग बताइए, तो क्या है, हाइड्रोजन है, क्लोरीन है और NaOH है। क्लोरीन है, हाइड्रोजन है, Na2CO3, ये तो गलत है। NaOH, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये भी गलत है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका। देख रहे हैं ना, NaOH बना हुआ है, क्लोरीन बना हुआ है और हाइड्रोजन, अरे सॉरी, यहाँ पे H2 नहीं बनेगा, हाइड्रोजन गैस बनेगा। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। फिर अपना क्वेश्चन नंबर 21 है, दो क्रमांक समजातीय श्रेणी के सदस्यों के बीच आणविक द्रव्यमान में अंतर क्या होता है। जैसे देखिए, जो कि मान के सोचिए CH4 है, C2H8 है, इस तरीके से ये पूछ रहा है। तो C3H12 है, तो ये जो सेम रहता है तो इसके बीच का उसका जो आणविक द्रव्यमान होता है वह कितना अंतर होता है। देख रहे दोनों के बीच में क्या अंतर है, तो वह है CH2 का अंतर है, सॉरी हाँ CH2 का अंतर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका जब एटॉमिक मास निकालते हैं तो 6 दूना 12 प्लस 2 तो 14 का। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित अपघटन प्रक्रिया में PQRS की पहचान कीजिए। ये P रहा, ये Q रहा, ये R रहा और ये S रहा। इसको क्या करना है, बैलेंस करना है। तो बैलेंसिंग करने में क्या हो जाएगा, देखिए Fe कितना है, तो इसे बैलेंस कैसे करेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका 2 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ पे भी आपका 1 आ जाएगा। तो अब बैलेंस हो गया, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित असंतुलित समीकरण द्वारा निर्देशित किए गए अनुसार प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में क्रमशः कितने जल कार्बन डाइऑक्साइड अणु भाग लेते हैं। देखिए प्रकाश संश्लेषण जो होता है उसमें क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। उसमें क्या होता है, CO2 प्लस H2O, ये मिलके क्या बनाता है, ग्लूकोज बनाता है, C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन। तो ये पूछ रहा है हमें,
जो कि यहाँ पे ये जो रहता है कितना CO2 और कितना H2O यूज होता है। CO2 कितना यूज होता है, 6 होता है, और H2O कितना होता है, 12 होता है। ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो ये ध्यान रखना है। जो कि फोटोसिंथेसिस का, प्रकाश संश्लेषण का प्रोसेस जो होता है, जो ग्लूकोज बन रहा है, तो इसमें CO2 कितना यूज करते हैं, तो 6 यूज करते हैं, और H2O 12 यूज करते हैं। और देखिए क्लोरोफिल जो होता है, इसमें कौन सा एटम होता है, तो यह मैग्नीशियम होता है, Mg बोलते हैं, मैग्नीशियम यूज होता है। फिर अपना क्वेश्चन नंबर 24 है, यदि एक आपतित प्रकाश किरण किसी अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरती है तो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच बनने वाला के बराबर होता है। ये बोल रहा है, जैसे ये मिरर है, दर्पण है, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस रहा, वक्रता केंद्र, इसका मतलब ये बोल रहा है जो कि ये क्या रहा, आपका फोकस रहा, ये आपका सेंटर रहा। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो यहाँ से जो ऑब्जेक्ट लाइन पास होता है, देख रहे, इससे जो लाइन जो पास होगा, इंसिडेंट रे, जो कि जाने वाली आपतित और परावर्तित किरण दोनों जो है सेम लाइन पे होता है। इस वजह से इस दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, 0 डिग्री होगा। इनका ये कहना है, फिर से बता दे रहा हूं, जो कि ये आपका केंद्रक रहा, तो केंद्रक से जो लाइन जाएगा और आएगा, इस दोनों के बीच का एंगल कितना होता है, तो वह होता है 0 डिग्री होता है। फिर अपना क्वेश्चन नंबर 25 है, दी गई तालिका इससे मिलाना है, तो कॉपर टी का क्या यूज होता है। देखिए कॉपर टी इस तरह का होता है, ये फीमेल के जेनाइटल ऑर्गन में यूज किया जाता है। तो कॉपर टी जो होता है, इसका किस चीज में यूज किया जाता है बताइए। तो कॉपर टी का यूज जो है आपका, ये जो है, एक मिनट कलर चेंज कर ले रहे हैं, कॉपर टी का उपयोग जो है रोपण रुक जाने के लिए करते हैं। फिर मुखी गोली, जो कि कॉन्ट्रासेप्टिव पील जो रहते हैं, तो वह किसके लिए यूज होता है, वह आपका जो है, सॉरी, ये जो आपका है कॉपर टी किसके लिए यूज करते हैं, निषेचन रुक जाने के लिए यूज करते हैं। मुख्य गोली का यूज किस चीज के लिए करते हैं, उसका यूज करते हैं रोपण रुक जाने के लिए, फर्टिलाइजेशन रुकने के लिए। और कॉन्डोम किसके लिए यूज करते हैं, तो शुक्राणु का जो गर्भाशय ग्रीवा तक ना पहुंच पाए। और नलिका उच्छेदन का यूज किस में करते हैं, ये यूज करते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। और हम लोग एक चीज और देख लेते हैं, एक टर्म होता है वेसेक्टोमी होता है, वेसेक्टोमी, वेसेक्टोमी, इसको बोलते हैं प्रूस नसबंदी, प्रूस नसबंदी। तो इसमें क्या होता है, वास्ट डिफरेंस जो होता है, वास्ट डिफरेंस, इसको काट के बांध दिया जाता है, इसको जो है कट किया जाता है। इसी को क्या बोलते हैं, प्रूस नसबंदी को क्या यूज करते हैं, वेसेक्टोमी बोलते हैं। और ट्यूबेक्टोमी होता है, एक होता है ट्यूबेक्टोमी, इसको क्या बोलते हैं, महिला नसबंदी, महिला नसबंदी। इसमें क्या होता है, तो फेलोपियन ट्यूब जो होता है, फेलोपियन ट्यूब को काट के बांध, इस तरीके से रहता है, इसको काट दिया जाता है, इधर भी बांध दिया जाता है, इधर भी बांध दिया जाता है। इसी को क्या बोलते हैं, ट्यूबेक्टोमी बोलते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज जरूर कमेंट करके बताइएगा, और इसको शेयर